साथियों नमस्कार। साथियों अपने कल जो भारतीय भूगोल में नदियों की क्लासें चल रही थी और नदियों की क्लास अपने गंगा नदी पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते बीच में से वो क्लास किसी कारणवश रुक गई थी, मुझे पता नहीं चला। और आज हम उसी गंगा नदी के टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे। और एक कोई विद्यार्थी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज कर रहा था कि गुरुजी आप जो गंगा नदी पढ़ा रहे हो इस गंगा नदी के अंदर क्या काफी मैटर देना। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की संख्या आज बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्मों की तुलना की तरह आप मेरी क्लास देखना और फिर वो देखना। आप हकीकत में कहोगे कि सर आपका प्लेटफॉर्म रील में छोटा है, ठीक है, लेकिन उनकी तुलना में आपके पास मैटर बहुत है। आप जो मैटर देते हो पूरा स्टिक मैटर देते हो, प्लस आप खुद कहोगे अपने मुंह से कि हकीकत में गुरुजी बहुत अच्छा गंगा नदी या फिर कोई भी नदी हो पढ़ाते हो, उसके बाद में क्वेश्चन बाहर रहने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। तो ज्यादा आपका समय नहीं गवाते हुए अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। क्या चल रहा था, भारत की नदियां चल रही थी और नदियों में हम पढ़ रहे थे गंगा नदी के हम पढ़ चुके थे। पहले उसके उद्गम की बातें कर चुके थे, उद्गम के बाद में हमने क्या उसके विस्तार की बातें कर दी और विस्तार के बाद में उसके उपनामों की बातें कर दी थी। उपनामों के बाद में साहित्य मैंने कुछ उस पर बांध बने हुए थे, उनकी चर्चा भी कर दी थी। आज जो बात करेंगे उसके बाद में वो बात करेंगे कि गंगा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चालू की गई है, कि गंगा नदी पर कौन कौन सी योजनाएं कह सकते हो। परियोजना मत को चलो मैंने गलत कह दिया, योजनाएं को, क्योंकि गंगा नदी पर कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चालू की गई है। इन योजनाओं से ध्यान रखना, कई क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है कि कौन कौन सी योजनाएं भारतीय सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा क्या है उस योजनाओं के माध्यम से गंगा नदी को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये केंद्र सरकार द्वारा कब 1 जुलाई सन 2016, 1 जुलाई 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता में एक योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना को क्या कहा गया, इसे कहा गया था फ्लाइंग शिप योजना। क्या कहा गया था, फ्लाइंग शिप नमामि योजना कह सकते हो या फिर सीधा योजना कह सकते हो, फ्लाइंग शिप योजना। सर ये फ्लाइंग शिप योजना क्या थी, तब 1 जुलाई 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के ऊपर एक योजना शुरू की गई। उस योजना का नाम क्या है, फ्लाइंग शिप योजना। इस फ्लाइंग शिप योजना के द्वारा दूसरी नई योजना का नाम रखा गया, उसे क्या कहा गया, नमामि गंगे कहा गया। क्या कहा गया, नमामि गंगे योजना को स्वीकृति दी गई। नमामि गंगे योजना की स्वीकृति किस योजना के तहत दी गई थी, फ्लाइंग शिप योजना के तहत। कब दी गई थी, 1 जुलाई 2016। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, क्या कहा मैंने, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था। इस योजना का शुरू करने का उद्देश्य था कि 2020 तक, कब तक, 2020 तक गंगा को सुरक्षित, क्या कहा मैंने, गंगा को सुरक्षित और क्या करना, स्वच्छ, गंगा को क्या करना, सुरक्षित व स्वच्छ करना था। कब तक, 2020 तक। इस प्रकार की एक योजना को की स्वीकृति दी गई थी। कब दी गई थी, 1 जुलाई सन 2016 को, जिसके माध्यम से एक योजना बनाई गई। उस योजना को क्या कहा गया, नमामि गंगे योजना कहा गया। इसके बाद में फिर एक योजना शुरू की गई, कब, दूसरी योजना शुरू की गई 22 जुलाई। इसी के कुछ दिन पश्चात मोदी जी ने, कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में ज्यादातर इस धर्म पे ज्यादा ध्यान दिया था। गंगा नदी एक धर्म से जुड़ी हुई है। 22 जुलाई 2016 को फिर एक योजना की शुरुआत की गई, जिस योजना की शुरुआत के अंदर कहते हैं एक कमेटी बैठाई गई। उस कमेटी का अध्यक्ष का नाम रखा गया था, नाम था माधव चितले समिति योजना। व्यक्ति का नाम क्या था, माधव चितले व्यक्ति का नाम था। आगे समिति बना रखी थी, इस वजह से इस योजना का क्या नाम दे दिया, माधव चितले समिति योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या था,
इस योजना का उद्देश्य था जो बांध बनाया था उत्तर प्रदेश में भीमगोड़ा, कहां, उत्तराखंड और आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश सीमा, यहां पर बांध था। भीमगोड़ा से लेकर कहां तक एक बांध है, बांध का नाम मैंने आपको कल अच्छी तरीके से बता चुका हूं। बांध का नाम क्या था, फरक्का। भीमगोड़ा से फरक्का तक नदी को क्या करना, गाद मुक्त, कहने का नदी को क्या करना था, स्वच्छ करना था। तो क्या करना, गाद मुक्त करना, मुक्त करना, करने का उद्देश्य था। इस प्रकार की योजना को क्या कहा गया, महादेव चितले समिति योजना भी कहा गया। इस योजना को अगर शॉर्ट में कहे तो हम इस प्रकार से इसे और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जैसे मैं कहूं NGRBA, क्या लिखा मैंने, NGRBA। अन का क्या हो गया, नेशनल, जी का क्या हो गया, गंगा, आर का क्या हो गया, रिवर, क्या लिखा, नेशनल, गंगा, और फिर क्या लिखा है, रिवर, बी का क्या, बेसिन, और ए का हो गया ऑथोरिटी या अथॉरिटी, अथॉरिटी लिख सकते हो। कहने का इसी योजना का दूसरे एक नाम से पुकारते, आप ऐसे कह सकते हो NGRBA, कहकर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि गंगा नदी को क्या करना था, गाद मुक्त करने की योजना शुरू की गई। जिसका अध्यक्ष कौन बने थे, महादेव चितले बने थे। इस वजह से इसे क्या कह दिया, महादेव चितले समिति योजना भी कह दिया गया। इसके बाद में एक तीसरी योजना शुरू की गई थी, वो शुरू की गई कब, 20 मार्च। कब शुरू की गई, 20 मार्च 2016। 20 मार्च 2016 को किसने, योजना नहीं थी एक तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड, किसके, 20 मार्च 2016 को उत्तराखंड के उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने क्या, 20 मार्च 2016 को उत्तराखंड के उच्चतम न्यायालय ने किसको, गंगा प्लस क्या, यमुना। 20 मार्च 2016 को उत्तराखंड के उच्चतम न्यायालय ने गंगा व यमुना को कानूनी जीवित व्यक्ति की संज्ञा दी थी। किसने दी थी, 20 मार्च 2016 को उत्तराखंड के उच्चतम न्यायालय ने गंगा और यमुना को कहा था, जिस प्रकार से एक जीवित व्यक्ति को सरकार के द्वारा जो अधिकार दिए थे वो अधिकार किसको, गंगा और यमुना को देने चाहिए। तभी जाकर क्या गंगा के तट पर बसे हुए नगर, गंगा के तट पर बसे हुए लोगों के क्या है, जीवन सुदृढ़ हो सकेगा। इस प्रकार से किस उच्चतम न्यायालय ने गंगा और यमुना को कानूनी जीवित व्यक्ति बताया था, तो उत्तराखंड के उच्चतम न्यायालय। इसके बाद में बात करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट दो, शायद आपको नीचे दिख रहा होगा, चलो एक और लिख देता हूं। इसके बाद में एक और योजना का शुरुआत किया गया था, कब गुरुजी, नंबर बात है 4 की, 13 अगस्त। कब की बात है, 13 अगस्त 2016। 13 अगस्त, देखो पहले कब हुई, 1 जुलाई 2016, दूसरी 22 जुलाई 2016। ये तो एक तरीके से क्या है, उच्चतम न्यायालय ने एक इसको कानूनी जीवित व्यक्ति को अन्य नाम दिया था। कानूनी जीवित व्यक्ति को किस नदी को कहा सकता है, तो गंगा और यमुना नदी को। इसके बाद में एक योजना शुरू हुई 13 अगस्त 2016 को। इस योजना को क्या कहा गया था, इस योजना में एक शुरुआत की गई, इस योजना का नाम दिया था गंगा स्मार्ट सिटी। क्या कहा गया, गंगा स्मार्ट सिटी योजना शुरू, गंगा स्मार्ट सिटी योजना। गंगा स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब की गई थी, 13 अगस्त 2016। गुरुजी, इस योजना को शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था, इस योजना को शुरुआत करने का उद्देश्य था कि गंगा के तट पर बसे
10 बड़े नगरों को स्वच्छ करना था। क्या करना था? गंगा के तट पर बसे 10 बड़े नगरों को क्या करना? स्वच्छ करना। क्या कि पहले एक योजना बनाएंगे कि जब हम गंगा के अंदर से गाद मुक्त करेंगे तो गंगा के अंदर और गाद आता जाएगा, लेकिन गंगा को जीवन भर के लिए अगर स्वच्छ करना है तो उसके लिए हम क्या करें? गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए, नगर बसे हैं, उन नगरों को स्वच्छ कर दो। गंगा के अंदर गंदा जल या फिर गंदा जो गाद है वो आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब गंगा कभी भी अशुद्ध होगी नहीं। इस वजह से इन्होंने एक दूसरी योजना शुरू की कि इसे क्या कहा गया? गंगा स्मार्ट सिटी योजना कहा गया। तो पहले आप इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट दो, फिर मैं उसके बाद में आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो कितनी योजना होगी? 4 योजना। पहली योजना का नाम क्या दे दिया? फ्लैगशिप योजना, जिसके अंदर एक योजना शुरू की गई, उसे क्या कहा गया? नमामि गंगे योजना कहा गया। उसके बाद में क्या है? उसका उद्देश्य क्या था? गंगा को सुरक्षित व स्वच्छ करना 2020 तक। इसके बाद में 22 जुलाई 2016 को माधव चितले समिति की अध्यक्षता में एक योजना शुरू की गई। इस योजना को क्या कहा गया? माधव चितले समिति योजना ही कहा गया। इस योजना का उद्देश्य क्या था? भीमगोड़ा से प्रका के मध्य क्या? गंगा को गाद मुक्त करना। उसके बाद जिसे हम क्या कह सकते हैं? NGRBA कह सकते हैं, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी कह सकते हैं। इसके बाद में 20 मार्च 2016 को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को कानूनी जीवित व्यक्ति भी बताया था। इसके बाद में 13 अगस्त 2016 को गंगा स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई, जिसमें गंगा के तट पर बसे 10 नगरों को क्या करना? 10 नगरों को क्या करना? स्वच्छ करना। इस प्रकार की योजना थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो 5वीं योजना की बात करें। देखो 5वीं कोई योजना तो है, 5वीं कोई योजना तो है, तो क्या है गुरुजी? 5वां क्वेश्चन तो एक अपने लिए इंपोर्टेंट बनता है। वो क्या बनता है? इस योजना से जुड़ी हुई बात ये क्या है कि गंगा नदी के अंदर एक जन्मांध जीव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जन्मांध। जन्मांध जीव क्या पाया जाता है? जन्मांध जीव। क्या कहता है? जन्म से अंधा एक जीव पाया जाता है, एक मछली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गांगे डॉल्फिन। मछली का नाम क्या है? गांगे डॉल्फिन। ये एक ऐसी मछली है, ये एक ऐसा जीव है जो केवल और केवल शुद्ध जल के अंदर ही पाया जाता है। जैसे ही जल के अंदर क्या अशुद्धता की मात्रा जाती है, ये अपने आप ही क्या करता है? मर जाता है। तो क्या है? ये एक ऐसा जीव जो भारत के अंदर कह सकते हो गंगा नदी के जल में ही पाया जाता है, बाकी किसी नदी के जल में नहीं पाया जाता। इसी का एक दूसरा आप कह सकते हो प्रजाति गंगा की इसी प्रकार से वो चंबल नदी के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो इस प्रकार इतने से जल में नहीं रहता जितना ही गांगे डॉल्फिन रहता है। अब देखो गंगा के हम कह सकते हैं उद्गम से लेकर, कहां से? उद्गम से लेकर हम कहां तक हम बात कर सकते हैं? हरिद्वार। उद्गम से लेकर हरिद्वार तक गंगा का जल स्वच्छ रहता है, लेकिन जैसे हरिद्वार पहुंचते पहुंचते पूरे भारत का कहते हैं गाल, भारत को पूरा मेल वगैरह जितनी भी अशुद्धता मात्रा है वो हरिद्वार के अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि अपने वैसे ही कहते हैं पाप धोने जाते हैं, पाप धोने पता नहीं शरीर का मेल धोने पक्का जाते हैं। कहां? हरिद्वार। इस वजह से यहाँ के इस हरिद्वार के बाद में गंगा का पानी क्या होना शुरू हो जाता है? अशुद्ध शुरू हो जाता है। इस वजह से हरिद्वार तक कहते हैं गांगे डॉल्फिन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन हरिद्वार के बाद में गांगे डॉल्फिन की मात्रा धीरे धीरे दिनों दिन क्या होती जा रही है? कम नहीं, बहुत कम मात्रा मिल रही है। इस वजह से केंद्र सरकार ने उस न्यायालय ने सोचा भाई इस प्रकार से गंगा नदी के अंदर जो पाया जाने वाला डॉल्फिन दिनों दिन क्या नष्ट होता जा रहा है, इसकी प्रजाति खत्म होती जा रही है, इसका मतलब गंगा नदी का पानी और अशुद्ध होता जा रहा है। इसी प्रकार से अगर इस डॉल्फिन की संख्या कम होती गई तो आने वाले समय गंगा नदी के पाप धोने के बजाय उसके पानी को हम पीने के रूप में यूज नहीं ले सकेंगे। तो किसी न किसी हालत में इस गंगा नदी के अंदर पाए जाने डॉल्फिन को बचाना पड़ेगा। तब कहते हैं कितनी तारीख को? 5 मई 2010 को 5 मई 2010 को गांगे डॉल्फिन को भारत का क्या? गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। क्या किया था घोषित? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गांगे डॉल्फिन। इसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषित किया गया था? 5 मई 2010 को।
इसके बाद में एक अपनी योजना से एक और जुड़ी हुई बात हम कह सकते हैं क्या, कि सन 1986, कब की बात कर रहा हूं, सन 1986, 1986 के अंदर कहते हैं इंग्लैंड, किसकी बात कर रहा हूं, इंग्लैंड ने कहते हैं कि आंतरिक जल स्तर पर, तो कौन सा का बाह्य जिसके महासागरीय जल कह सकते हो, आंतरिक या फिर अंतःस्तरीय, जो स्तर के ऊपर नदियां झीलें जल पाया जाता है, इस अंतःस्तरीय जल के ऊपर क्या लिखूं मैं, इंग्लैंड देश ने अंतःस्तरीय जल के ऊपर क्या करने के लिए, अंतःस्तरीय जल के ऊपर यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, कहने का अर्थ है कि एक परिवहन की व्यवस्था शुरू करवाने के लिए एक राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के लिए एक मुख्यालय बनाया था। क्या बनाया था, मुख्यालय। कब की बात कर रहा हूं, 1986, एक मुख्यालय बनाया गया था, कहां पर, नोएडा में। गुरुजी अंतःस्तरीय यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए या फिर अंतःस्तरीय राष्ट्रीय जलमार्ग स्थापित करने के लिए उसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया, नोएडा में। और इसी दिन कहते हैं 1986 में गंगा नदी में, कहां से गुरुजी, हरिद्वार से, कहां से, हरिद्वार से लेकर फरक्का के मध्य, कहां तक, फरक्का के मध्य गंगा नदी में पहला राष्ट्रीय, जिसे हम कह सकते हैं नेशनल वाटरवे, क्या कह सकते हैं, नेशनल वाटरवे की शुरुआत, नेशनल वाटरवे संख्या 1 किस नदी पर शुरू किया गया, गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी, जिसकी लंबाई 1620, कहने का भारत का सबसे लंबा, भारत का प्रथम नेशनल वाटरवे किस नदी पर शुरू किया गया, गंगा नदी पर। कहां से कहां तक, हरिद्वार से फरक्का। इस नेशनल वाटरवे का मुख्यालय कहां है, नोएडा में। इसकी शुरुआत भारत में किसने की थी, हम कह सकते हैं इंग्लैंड की सहायता से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ये थे, हम कह सकते हैं क्या, कि अपने गंगा नदी से कुछ योजनाओं की बातें थी। इसके बाद में अगर और बातें चले हम, तो थोड़ी सी बातें और कर सकते हैं। गंगा नदी, जहां पर एक 7 नंबर की बात करो, गंगा नदी का फरक्का के बाद में कहते हैं 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो हम कहते हैं हरिद्वार बांग्लादेश में चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जमुना के नाम से, और एक आ जाती है पश्चिम बंगाल, जिसे हम क्या कहते हैं, हुगली के नाम से। ये 2 धाराएं कहते हैं क्या, कि अपने फरक्का के बाद में बढ़ जाती है। ये 2 धाराएं, जमुना है वो बांग्लादेश में जाकर किसके रूप में, ये कैसे ब्रह्मपुत्र के साथ मिलने के बाद ये भी क्या, जमुना नहर रहकर किसके नाम से पुकार जाती है, मेघना के नाम से पुकार जाती है। और इस हुगली और कहते हैं मेघना के मध्य क्या बनाया गया, बना है एक डेल्टा बना है। क्या बना है, डेल्टा। डेल्टा का अर्थ हो गया कि दलदली भूमि जिसके सर्वाधिक पानी की मात्रा हो, इस प्रकार की मृदा को क्या कहते हैं, डेल्टा मृदा कहते हैं। तो यहां पर क्या है, एक डेल्टा का निर्माण हुआ है। ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा, क्या कह सकते हो, ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा क्या गुरुजी, नदीय डेल्टा है, जो 2 देशों में फैला हुआ है, भारत व बांग्लादेश के अंदर। इस डेल्टे के अंदर कहते हैं एक वनस्पति पाई जाती है, उस वनस्पति का नाम है सुंदर वनस्पति। क्या नाम है, सुंदर वनस्पति। इस सुंदर वनस्पति होने के कारण इस डेल्टे को कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। क्या कहा जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। गुरुजी सुंदरवन का डेल्टा किन 2 नदियों के मध्य, तो आप कह सकते हो ब्रह्मपुत्र या गंगा के मध्य, या फिर इसको क्या कह सकते हो, मेघना, या फिर गुरुजी किसके मध्य, हुगली के मध्य। जिसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो कहते हैं इसका क्षेत्रफल है 60,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है, फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि भी सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये डेल्टा दिनों दिन इस प्रकार से बढ़ रहा है कि सर्वाधिक तीव्र गति से, आप क्या कह सकते हो, सर्वाधिक तीव्र गति से विस्तृत होने वाला कौन सा डेल्टा है, तो सुंदरवन डेल्टा है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि चावल वगैरह इसकी खेती या फिर बागानों की खेती भी इस डेल्टा के अंदर सर्वाधिक की जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, इसके बाद बात करते हैं हम अगली विशेषताओं की। देखो इसके बाद बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं अपने विशेषताओं की। इसकी बात करते हैं विशेषताओं की। इस नदी पर
ये नदी भारतीय स्तर पर या विश्व स्तर पर क्या क्या विशेषताएं रखती है। तो देखो विशेषता की बात की जाए, विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये नदी क्या है, भारत और बांग्लादेश दो देशों से निकलती है। इसका मतलब ये भारत की, ये है भारत की एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय नदी भी है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। क्यों? क्योंकि ऐसी नदी जो दो देशों से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं। दूसरी बात की जाए तो इस नदी का भारत के अंदर विस्तार है और अन्य नदियों की तुलना में क्या रहता है, सर्वाधिक रहता है। क्योंकि यह भारत के अंदर कितने किलोमीटर बहती है, 276 किलोमीटर बहती है। इसे भारत की क्या कहोगे, सबसे लंबी नदी भी कहोगे। क्योंकि भारत के अंदर से निकलने वाली काफी अलग लंबी नदी है, लेकिन भारत के अंदर सर्वाधिक बहने वाली नदी कौन सी है, गंगा नदी। तो आप ऐसा कहोगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। तीसरी अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं तो तीसरी इसकी विशेषता रहती है, गंगा नदी पर जो टिहरी बांध बना है भागीरथी पर, वैसे गंगा पर नहीं बना है, कहां बना है, टिहरी बांध बना है, वो बना है अपने भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड के टिहरी जिले में। टिहरी भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, बांध है। इसके बाद में अगर चौथी की विशेषता बात की जाए तो चौथी विशेषता रहती है इसकी, वो क्या रहती है कि गंगा नदी है वो कहां से, हरिद्वार तक, कहां तक, हरिद्वार, या फिर हरिद्वार नहीं कहकर आप यहां पर लिख सकते हो क्या, यहां पर लिख सकते हो प्रयागराज, कहां, प्रयागराज, प्रयागराज या देव प्रयाग, ये कुछ अलग अलग स्थान है। इन इस देवप्रयाग का वो प्रयागराज, हरिद्वार तो थोड़ा आगे रह गया, देवप्रयाग पे रह गया, हरिद्वार तो जैसे जैसे पहुंचते लगभग 30-35 किलोमीटर आगे निकल जाता है। देवप्रयाग स्थान पर गंगा नदी कहते हैं सर्वप्रथम गुरुजी कहां, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इससे पहले गंगा नदी कहां बहती है, हम कह सकते हैं पर्वतीय भाग में बहती है। इसके बाद हम बात की जाए 5 नंबर विशेषता रहती है इस नदी की, वो क्या रहती है कि गंगा नदी पर भारत की कहते हैं कितनी 10% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। गंगा नदी के तट पर कितने भारत की टोटल जनसंख्या है उसका कितना 10% जनसंख्या किसके किनारे है, गंगा नदी के किनारे। इसका मतलब भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली नदी कौन सी है, हम कहते हैं गंगा नदी। इसके बाद की विशेषता की बात की जाए 6 नंबर की विशेषता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं गंगा नदी को क्या कहा था, सभ्यता की कहानी बताया था। क्या बताया था, गंगा नदी को किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभ्यता की क्या बताया था, कहानी बताया था। इसके बाद में बात करते हैं और तो गंगा नदी की एक सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है यमुना। क्या, यमुना गंगा की सबसे क्या है गुरुजी, प्राचीन, गंगा यमुना की सबसे प्राचीन सहायक नदी है। गंगा की सबसे प्राचीन या फिर सबसे लंबी, दोनों की बात की जाए सबसे लंबी या फिर सबसे प्राचीन सहायक नदी कौन सी रहती है, यमुना। यमुना गंगा की नहीं, भारत की सबसे प्राचीन और सबसे क्या है, लंबी, प्राचीन ही सबसे लंबी सहायक नदी भारत की कौन सी, यमुना। गंगा की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वो रहती है यमुना। इसके बाद में और अगर इसकी बात की जाए तो गंगा के 8 नंबर बात की जाए, गंगा के कहां से, इलाहाबाद, इलाहाबाद इसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं, वर्तमान में कहते हैं प्रयागराज। इलाहाबाद नामक स्थान पर एक तो कौन सी गंगा है, गंगा के साथ में कौन सी, यमुना, और एक प्राचीन समय नदी बहा करती नदी का नाम क्या था, सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती तीनों के तीनों नदियां कहते हैं कहां पर, इलाहाबाद नामक स्थान पर क्या करती, मिलती थी। आज तो 2 ही मिलती है लेकिन प्राचीन में कितनी थी, 3। इस स्थान को वर्तमान में क्या है, देखे जाए नदियां तो 3 ही है लेकिन दिखाई 2 रहती है। इस वजह से इस स्थान को क्या कहते हैं, अल्पकालीन, क्या कहते हैं, अल्पकालीन त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। अल्पकालीन त्रिवेणी संगम किस स्थान पर बढ़ता है, भारत के एक स्थान पर बनता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां आकर क्या करती, मिलती। इसी स्थान पर कहते हैं क्या गुरुजी, भारत में कुंभ का मेला भरा जाता है। क्या भरा जाता है, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला किस स्थान पर बढ़ता है, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों में क्या होता है, मिलन होता था। आज भी होता है लेकिन यमुना क्या, सॉरी सरस्वती क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। इसके बाद में बात करते हैं तो गंगा की एक सहायक नदी है जो बिहार से बहती है,
नदी का नाम क्या है? कोसी। गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? कोसी। ये कोसी नदी कहती है कि बाढ़ की कौन से राज्य से बहती है? बिहार के राज्य में। तो कहते हैं मानसून या फिर वर्षा काल में नदी सर्वाधिक क्या लाती है? बाढ़ लाती है। किस राज्य के अंदर? हम कह सकते हैं बिहार राज्य में। इस वजह से इस नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? इस नदी को बिहार का कहा जाता है शोक। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। इसके बाद में बात करते हैं तो एक नदी है इसी की तरह, नदी का नाम है दामोदर। क्या नाम है नदी का? दामोदर। दामोदर भी कहते हैं ये पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। किस राज्य में? पश्चिमी बंगाल राज्य में। जो बिहार की तरह क्या करते हैं? वहां पर बाढ़ लाती है। इस वजह से पश्चिम बंगाल का इसे हम क्या कहते हैं? शोक कहा जाता है। तो कहने का बिहार का शोक कौन सी होगी? कोसी। और कौन सी होगी? दामोदर नदी किस पश्चिम बंगाल का क्या होगी? शोक होगी। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो। इसके बाद में अगर आगे की और विशेषता की बात की जाए तो एक इसकी नदी है 10 नंबर पे, नदी का नाम है गंडक। हाँ, गंडक नदी है। गंडक वो नहीं है जो आप कुत्ते की बात करते हो। गंडक नदी। गंडक नदी कौन से? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में बहती है। गंडक भारत की नहीं या फिर गंगा की नहीं, आप ऐसे कहते हो। गंडक भारत प्लस गंगा, गंगा की सर्वाधिक क्या मार्ग, गंगा या फिर भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? गंडक। इसी गंडक के किनारे पर बिहार का एक गांव है, गांव का नाम है सोनपुरा। क्या नाम है? सोनपुरा। कहते हैं कि बिहार में गंडक के किनारे सोनपुरा में भारत का सबसे बड़ा, क्या बोला मैंने? भारत का सबसे बड़ा क्या गुरुजी? पशुओं का मेला लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला का बिहार के सोनपुरा, आप कह सकते हो, गंडक नदी के किनारे लगता है। इसके बाद में बात करें तो एक विशेषता इस नदी की और रहती है। क्या? एक नदी है, नदी का नाम है गोमती। कौन सी नदी? गोमती। बाकी सभी नदियां कहते हैं उद्गम होकर कहां से आती है? पर्वतीय भाग से आती है। लेकिन ये एक ऐसी मात्र नदी है जो कौन से भाग से उद्गम होकर आती है? मैदानी। गंगा के मैदानी भाग से उद्गम होकर आने वाली कौन सी सहायक नदी है? नदी का नाम है गोमती। इसके बाद में एक बात करते हैं क्या गुरुजी कि गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है और दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है? इसकी बात की जाए तो उत्तर से आकर सहायक नदियां मिलने वाली कौन कौन सी है? उत्तर से पहली तो ऊपर से भागीरथी से बात करूं तो पहली आती है बिलांगना। बिलांगना के बाद में दूसरी नदी आती है, नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा के बाद में बात की जाए अगली नदी आती है, नदी का नाम है गोमती। गोमती के बाद में बात करूं अगली आती है कौन सी? घाघरा। घाघरा के बाद में रामगंगा। रामगंगा के बाद में बात करूं तो गंडक। गंडक के बाद में बात करूं तो गोमती, कोसी। और कोसी के बाद में बात करूं एक महानंदा। एक महानदी है, एक महानंदा है। ये सारी गंगा है क्या? कौन से? उत्तरी भाग से मिलने वाली, उत्तर भाग से अंतिम में पूर्व में मिलने वाली लास्ट नदी कौन सी है? महानंदा। पहली कौन सी आती है? बिलांगना। ठीक है। दक्षिण से आकर मिलने वाली अगर सहायक नदियों की बात की जाए गंगा की, तो पहली नदी रहती है आपकी जिसका नाम क्या है? यमुना। यमुना के बाद में बात करूं दूसरी नदी आती है, नदी का नाम क्या है? पुनपुन। और तीसरी नदी की बात करूं तो कौन सी आती है? सोन। चौथी नदी की बात करूं तो कौन सी आती है? दामोदर। ये नदियां क्या है? गंगा के कौन से भाग से आके मिलती है? दक्षिण भाग से। ये नदियां कौन से? हम कह सकते हैं उत्तर भाग से आकर मिलने वाली। इस सोन नदी से कहते हैं फर्स्ट गेट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि एक चोटी है, चोटी का नाम है अमरकंट। चोटी का नाम क्या? अमरकंट है। इस अमरकंट से कहते हैं 3 नदियां निकलती है। एक तो निकलती है सीधी जाकर गिरती है बंगाली खाड़ी, नदी का नाम क्या है? महानदी। एक इस चोटी से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। एक नदी निकलती जो उत्तर में निकलती है, वो किसकी सहायक बनती है? गंगा की। वो नदी कौन सी है? सोन नदी। 3 नदियां निकलती है, एक सोन नदी, एक नर्मदा जो हम कह सकते हैं कहां? बंगाल की अरब सागर में गिरती है। एक महानदी जो सीधी कहां करती है? बंगाली खाड़ी, अरब सागर में। बंगाली खाड़ी में गंगा की सहायक बनती है। प्रश्न क्या पूछा गया था कि ऐसी कौन सी सहायक नदी
दक्षिणी भाग से निकलकर गंगा की सहायक बनती है, तो वो नदी कौन सी थी? शॉर्ट ऑप्शन में दे रखा था। तो ये थे आपके क्या कह सकते हो गंगा नदी की बातें, जो गंगा नदी के रिलेटिव सारी बातें मैंने 2 क्लासों के अंदर पूर्ण कर दी है, पूरी विस्तृत रूप से पूर्ण की। इससे बाहर क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगली नदी लेके आएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।